हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7th का सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि है ऑन इक्वलिटी। क्लास 7th में बच्चों हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो की फीचर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और पहला की फीचर्स जो हम पढ़ रहे हैं वो है इक्वलिटी। आर्टिकल 15 में इसके बारे में बताया गया है कि इक्वलिटी किस किस तरीके की हमें प्रदान की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। क्लास 7 चैप्टर 1 ऑन इक्वलिटी। जो चैप्टर को हम शुरू कर रहे हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो कि जिन्हें कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, उनके कोटेशन से क्या कर रहे हैं जो कि बेस्ड है किस पर, सेल्फ रिस्पेक्ट पर। सेल्फ रिस्पेक्ट इज द मोस्ट वाइटल फैक्टर इन लाइफ, विदाउट इट मैन इज अ साइपर, नो अदर इज मोर डिसग्रेसफुल फॉर अ ब्रेव मैन देन टू लिव लाइफ डिवोइड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। ये कोटेशन दिया था बेटा B.R. अम्बेडकर ने, जो कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाते हैं। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसकी गारंटी देता है बेटा, हमें इक्वलिटी की गारंटी देता है कि जो सभी सिटीजन्स हैं वो सब क्या है, इक्वल है। किसके सामने, लॉ के सामने। कॉन्स्टिट्यूशन में सभी को इक्वल बताया गया है। और जबकि रियलिटी में क्या है बच्चों, रियलिटी में क्या है, सारी जगह किसकी प्रैक्टिस हो रही है, इन इक्वालिटीज को हम फेस कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में भी। आप इक्वलिटी क्या है, डेमोक्रेसी का एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसको कि हम क्या देखते हैं, अपने आसपास की कई चीज़ों में देखते हैं। जैसे इक्वलिटी किस में, जब वोट देने जाते हैं तो सभी उसमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक एज वाला व्यक्ति उस लाइन में लगा होता है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो अनएम्प्लॉयड पर्सन है, चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर है, चाहे वो किसी भी मिल का मालिक है या कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला है, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म को मानने वाला है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, किसी को भी क्या है वोटिंग राइट मिला हुआ है। किसके द्वारा, इक्वलिटी के द्वारा, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। तो ये किसके तहत लिखा गया बेटा, ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेज का मतलब है बच्चों राइट टू वोट। ये किस पर आधारित है बच्चों, ये इक्वालिटी पर आधारित है। किस पर आधारित है, ये इक्वालिटी पर आधारित है। भारत में जो भी व्यक्ति 18 ईयर्स अबव होता है उसे वोटिंग राइट मिलता है। ठीक है, अब इक्वालिटी लाने के लिए क्या होता है, जो पीपल्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इक्वालिटी के लिए क्या मेन वो बताया गया है, गवर्नमेंट ने क्या की बताई है कि लोगों का क्या होना चाहिए, इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। दूसरा, जो कन्फ्लिक्ट्स है यानी कि जो विवादास्पद जो मामले हैं उनको क्या होना चाहिए, सभी को ढंग से सॉल्व किया जाना चाहिए। किसी भी जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या व्यक्ति के आधार पर या व्यक्ति के प्रभाव के आधार पर उसका निर्णय नहीं होना चाहिए। जो न्याय है, जो लॉज है वो सबके लिए इक्वल होना चाहिए। अब बच्चों बात करते हैं इक्वलिटी की। इक्वलिटी क्या आपके आसपास इक्वलिटी नजर आती है क्या, किसी क्लास में इक्वलिटी है क्या, किसी कास्ट में इक्वलिटी है या रिलीजन के बेस पे इक्वलिटी है। इन चीज़ों में, इन तीनों चीज़ों में हम क्या फेस करते हैं समाज में बेटा, एन इक्वलिटी फेस करते हैं। ठीक है, आप जैसे राइट टू वोट, जो राइट टू वोट का जो हमें राइट दिया गया है, वोट डालने का जो अधिकार दिया गया है, ये पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात करता है, लॉज की बात करता है, जिसमें कि कानून के सामने सभी बराबर हैं। ये हमारी इंडिया में सबको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेज के तहत मिली हुई है। ठीक है, अब जो दूसरी अदर इक्वालिटीज हैं जैसे कि वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन क्या सबकी एक जैसी है, नो। जैसे आपने देखा कांता जो कि एक डोमेस्टिक वर्कर है, कांता जिसके घर में काम करती है वो जैन साहब हैं, वो दोनों, उन दोनों की वर्किंग कंडीशन अलग है। वोटिंग के दिन कांता को जहाँ उसकी बच्ची के बीमार होने के बावजूद भी अपने काम पर जाना पड़ा, वहीं मिस्टर जैन को वोटिंग करने के बाद अपने घर जाकर छुट्टी एंजॉय की। ठीक है, और इसी तरीके से हम देखते हैं कास्ट आइडेंटिटी। अब कास्ट आइडेंटिटी के बारे में मिस्टर एंड मिसेस अंसारी वाला जो इंसिडेंट है उसके बारे में देखते हैं। मिस्टर एंड मिसेस अंसारी एक शहर में रहते हैं और एक अपार्टमेंट के लिए किराए पे एक अपार्टमेंट लेना चाहते हैं। इसके लिए वो ब्रोकर के पास जाते हैं और ब्रोकर के पास जाने के बाद वो उन्हें एक अपार्टमेंट पसंद आ जाता है। उसके बाद वो उसके ऑनर के पास जाते हैं, तो ऑनर को जब पता चलता है कि वो क्या है, बाई कास्ट
उस कास्ट से बाई चांस उस कास्ट से रिलेटेड नहीं है जिससे कि वो अपार्टमेंट का ऑनर है, इसलिए वो बहाने बनाता है कि आप क्या खाते हैं, खाने में मीट वगैरह खाएंगे और इससे क्या होगा, पड़ोसी की शिकायत करेंगे और मुझे बार बार शिकायत सुनना पसंद नहीं है, इसलिए मैं ये अपार्टमेंट नहीं दे सकता। और इसीलिए जो ब्रोकर है वो उन्हें क्या अपना जो सरनेम है वो चेंज करने के लिए क्या करता है, कहता है कि आप अपना सरनेम चेंज कर लो या ऐसा सरनेम रख लो जिससे कि आपको यहाँ इस शहर में अपार्टमेंट मिलने में कोई दिक्कत ना आए। और मिस्टर और मिसेस अंसारी उसके आइडिया को क्या कर देते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं, क्योंकि दिस इज़ बेस्ड ऑन सेल्फ रिस्पेक्ट। वो उनका जो सरनेम चेंज करना उनके लिए कैसी बात है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, इसलिए वो अपना सरनेम चेंज नहीं करते हैं। ठीक है। और ये जो बात है, ये अपार्टमेंट वाली जो बात है, ये एक पढ़े लिखे युवा वर्ग की है जो कि कहाँ रहता है, शहरों में रहता है। ठीक है। इनइक्वालिटी ना केवल गाँवों में बल्कि शहरों में भी इस कदर पहुंच चुकी है कि पढ़े लिखे लोग भी इसके क्या हो रहे हैं, शिकार हो रहे हैं। बेटा जब पढ़े लिखे लोग और जो शहरों में रहने वाले लोग हैं जिन्हें की कानून की जानकारी है, जिनके लिए कानून अप्रोचेबल है, उन लोगों को ऐसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, तो गांव में रहने वाले लोगों का और दलित लोगों का या ब्रोकन जो है उनका क्या हाल होगा। इसी बारे में ओम प्रकाश वाल्मीकि की ऑटोबायोग्राफी है, जिसे कि किसका क्या नाम दिया गया है, जूठन। जूठन का क्या है, एक्सपीरियंस ऑफ ग्रोइंग अप एज दलित बॉय। ठीक है। अब इसमें क्या है कि वो लड़का किससे बिलोंग करता है बेटा, एक ऐसी कास्ट से बिलोंग करता है जो कि क्या है, दलित है, और वो अपने एक्सपीरियंस इस बुक में शेयर करता है जिसका नाम क्या दिया गया है, जूठन। अब रिकॉग्नाइज डिग्निटी। अब डिग्निटी क्या चीज़ है बेटा, अब हम देखते हैं कि डिग्निटी किसे कहते हैं। अनइक्वल ट्रीटमेंट क्या है ये, अनइक्वल ट्रीटमेंट वायलेट्स डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी शुड नॉट बी चैलेंज। यानी कि कोई भी किसी से भी अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है या उसकी क्या सम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है या उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाई जाती है, ये सब क्या किसके अंतर्गत आते हैं बेटा, अनइक्वालिटी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वलिटी किस किस फॉर्म में दी गई है वो देखते हैं ना। कि पहले देखेंगे इक्वलिटी की डेफिनेशन क्या है। एवरी पर्सन इन इंडिया including male and female persons from all castes, religion, tribes, educational and economic backgrounds are recognized equal। यानी equal किस भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, वो चाहे मेल है चाहे फीमेल है, वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो या जनजाति का हो या उसका एजुकेशनल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड कुछ भी हो, वो सब किसके रूप में जाने जाएंगे, इक्वल माने जाएंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। आप देखते हैं एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ। फर्स्ट इसके क्या कह रहा है ये कि सभी व्यक्ति लॉ के सामने क्या है, इक्वल है। ठीक है। दूसरा क्या कहता है, नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और जेंडर। किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाएगा धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर या जेंडर के आधार पर। जेंडर यानी कि महिला है या पुरुष है। जैसे कई वर्किंग इंस्टीट्यूशन में जो महिलाएं हैं उनको कम वेतन दिया जाता है और पुरुषों को ज़्यादा वेतन दिया जाता है। अब प्लेस ऑफ बर्थ, अगर कोई व्यक्ति गांव से संबंधित है तो उसको क्या किया जाता है, उसको कमतर मानकर उसे कम वेतन दिया जाता है या उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। कास्ट, अगर वो किसी भी जाति का है तो जैसे मान लो अपर कास्ट से नहीं है वो व्यक्ति, लोअर कास्ट से है, तो उसे किस कार्य के लिए माना जाएगा, उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए कम पेमेंट दी जाएगी। रेस, किसी भी कलर का है चाहे वो है ना, और किसी भी धर्म को मानता है चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है। ठीक है। उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनके साथ भेदभाव करना कानून के खिलाफ होगा। एवरी पर्सन हैव एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेस, यानी कि हर व्यक्ति किसी भी पब्लिक प्लेस पर जा सकता है। पब्लिक प्लेस जैसे कि वेल्स में जा सकता है, रोड्स पे चल सकता है, ठीक है, सिनेमा हॉल्स में जा सकता है, मॉल में शॉपिंग कर सकता है, या कहाँ जा सकता है, बाजार में किसी भी शॉप पर जाकर वो अपना क्या कर सकता है,
परचेज का काम कर सकता है, उनके साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड। मतलब भारत में पहले एक जो कुप्रथा के रूप में मानी जाती है, छुआछूत, उसे अनटचेबिलिटी कहते हैं। उसमें क्या होता है, अपर कास्ट के जो लोग हैं वो लोअर कास्ट के लोगों को कैसा मानते थे, अछूत मानते थे। उनकी छाया पड़ना भी वो क्या मानते थे, बुरा शगुन मानते थे। और कई कई गाँव में तो ये भी प्रथा थी कि अगर अछूत गांव के अंदर किसी कार्य के लिए आते थे, हमारे वो जानवर वगैरह को उठाने के लिए आते थे, तो उन्हें ढोल या नगाड़े बजाते हुए आना पड़ता था, जिससे कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो अपने घरों में एक तरफ हो जाए, उनकी छाया उन लोगों पर ना पड़ सके। तो इतना भेदभाव था उन लोगों के साथ, इतना गलत व्यवहार किया जाता था। एक इंसान होकर एक दूसरे इंसान के साथ ऐसी दुर्भावना रखना, भारत के जो संविधान है उसको ये बात बिल्कुल सही नहीं लगी और उन्होंने ये अनटचेबिलिटी को क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया। ठीक है। अब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इक्वलिटी फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल। अब कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो इक्वलिटी है वो एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है, किसके द्वारा, बाय लॉज के द्वारा। जैसे मिड डे मील जो प्रोग्राम है उसमें ये नहीं देखा जाता कि कौन किस जाति का व्यक्ति जो खाना बना रहा है, या बच्चे के पास किस जाति का बच्चा बैठा हुआ है जो उसके साथ खाना खा रहा है। दूसरी, the government programs to help the disadvantages, और गवर्नमेंट भी ऐसे ऐसे प्रोग्राम चला रही है जिससे कि किसको, इक्वलिटी को प्रमोशन मिले। जैसे नरेगा जैसा प्रोग्राम है, उसमें क्या है, ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार प्रदान किया जाता है बिना उसके जाति, लिंग या रिलीजन के बिना। ठीक है, उनके बिना उससे काम दिया जाता है। और जो कम्युनिटीज है वो क्या दे रही हैं, ग्रेटर अपॉर्चुनिटी दे रही हैं।